हेलो गुड इवनिंग सभी को। आज इंटरनेट पे अपनी दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में अपन ने इंटरनेट पे कुछ क्वेश्चन किए थे, जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो आज की क्लास में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा क्या नाम है? ईमेल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किया था रे टॉमलिंसन ने। ईमेल का आविष्कार किया था रे टॉमलिंसन ने। ईमेल में जब भी अपन ईमेल एड्रेस लिखेंगे उनके बीच में एट द रेट का उपयोग किया होता है, और एट द रेट का आविष्कार भी किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने आविष्कार किया था। उसके बाद में देखो टीम बर्नर्ड ली। टीम बर्नर्ड ली ने WWW का आविष्कार किया था। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद में बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से संबंधित है, और स्टीव जॉब्स हैं वो एप्पल कंपनी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा केस सेंसिटिव होता है? केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव दो तरह की चीजें होती है। इनका ये मतलब है कि मान लो मैंने लिखा है एप्पल, यदि कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई इन दोनों को इक्वल मानती है, छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी में कोई फर्क नहीं समझती है, उसको बोलते हैं केस इनसेंसिटिव। और जो इन दोनों में फर्क समझती है उसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। जब भी आप लॉगिन करोगे ईमेल भेजने के लिए तो आपको दो चीजें चाहिएगी, एक होगा ईमेल एड्रेस और दूसरा होगा ईमेल आईडी। यहाँ पे ऐसा लिखा हो रहेगा, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा और नीचे उसके पासवर्ड डालने पड़ेंगे। ईमेल एड्रेस होता है वो केस इनसेंसिटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ, मान लो आपका ईमेल एड्रेस है abc@gmail.com, तो आप उसकी जगह कैपिटल एबीसी भी लिख सकते हो @gmail.com। मतलब इन दोनों में कोई फर्क नहीं, इन दोनों को वो एक ही तरीके से ट्रीट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ईमेल आईडी होती है वो केस इनसेंसिटिव होती है। क्या होती है? केस इनसेंसिटिव। और जो ईमेल के पासवर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? केस सेंसिटिव होते हैं। तो इनमें से कौन सा केस सेंसिटिव है? ईमेल पासवर्ड। अगला क्वेश्चन, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इसमें देखो इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है। पहली चीज, ईमेल भेजने के लिए अपन ईमेल भेजने के लिए अलग प्रोटोकॉल का काम में लेंगे और ईमेल प्राप्त करने के लिए अलग प्रोटोकॉल को काम में लेंगे। जितने भी आप इंटरनेट पे पढ़ रहे हो तो ज्यादातर आप लोग प्रोटोकॉल ही पढ़ोगे, प्रोटोकॉल पे ही काम होता है। तो देखो ईमेल भेजने के लिए अपन कौन सा प्रोटोकॉल लेंगे? वो है SMTP। इसकी फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल भेजने के लिए अपन कौन सा प्रोटोकॉल यूज में लेते हैं? SMTP प्रोटोकॉल। अगला, ईमेल प्राप्त करने के लिए, ईमेल प्राप्त करने के लिए अपन दो प्रोटोकॉल काम में लेते हैं, वो है POP3 और IMAP। POP3 और IMAP। POP3 की फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और दूसरा है IMAP। इसका नाम है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अब देखो दोनों आपके पास ईमेल प्राप्त करने के लिए दो प्रोटोकॉल हैं। पहला है POP3 और दूसरा है IMAP। इन दोनों में एक फर्क बता देता हूं। देखो जैसे किसी ने ईमेल भेजा है, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज में लेगा? SMTP प्रोटोकॉल। और ईमेल प्राप्त करने के लिए अपन कौन सा प्रोटोकॉल यूज में लेंगे? उसके लिए दो प्रोटोकॉल है अपने पास, एक तो है POP3 और दूसरा है IMAP। इसमें ये रहता है, POP3 में ये रहता है कि जैसे ही अपनी ईमेल आपके मेल बुक्स में आ गया, फिर इनबॉक्स में आ गया, उसके बाद में जी सर्वर से हट जाता है। जबकि IMAP में वो सर्वर पर बना रहता है, और IMAP में आपके पास एक ईमेल आईडी है तो उसको आप 3-4 डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो। तो देखो ईमेल प्राप्त करने के लिए अपन कौन सा प्रोटोकॉल यूज में लेते हैं? POP3 और IMAP। अगला, TCP का पूरा नाम है, TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, TCP/IP प्रोटोकॉल एक समूह है जिसका मुख्य रूप से उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है इंटरनेट संचार में। यदि आप इंटरनेट संचार कर रहे हो तो आपका कौन सा प्रोटोकॉल काम में लोगे? TCP/IP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न डोमेन नाम विस्तारों का उनसे संबंधित परिभाषाओं से मिलान कीजिए। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप वेबसाइट चलाते हो तो आपके पीछे कोई भी वेबसाइट लिख रहे हो तो उसके पीछे आपको मिलता होगा .com मिलता होगा, कभी कभी .gov देखा होगा आपने, .net देखा होगा।
इन डोमेन नामों का मतलब क्या है, जैसे कि आपने पीछे .gov लिखा है, उसका ये मतलब है ये एक सरकारी एजेंसी की वेबसाइट है। यदि .org लिखा हुआ है उसका मतलब है ये गैर लाभकारी संगठन की वेबसाइट है। .edu इसका मतलब है शैक्षणिक संस्थान की वेबसाइट है। .net इसका मतलब है ये कोई भी नेटवर्क संस्थान की वेबसाइट है। आप वेबसाइट के पीछे का .net या .com देख के पहचान सकते हो कि किस तरह की वेबसाइट है। अगला क्वेश्चन, एफटीपी का उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जाता है। पहली चीज, एफटीपी की फुल फॉर्म, एफटीपी की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एफटीपी का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर के बीच फाइलों का स्थानांतरण करने के लिए। अपन कौन सा प्रोटोकॉल यूज में लेंगे, एफटीपी। प्रोटोकॉल से एक सवाल आने के आपके बिल्कुल बहुत अच्छे चांस है कि एक सवाल आपको प्रोटोकॉल पे मिलेगा। अगला क्वेश्चन, एचटीटीपी का मुख्य उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जाता है। एचटीटीपी एक तरह का प्रोटोकॉल है, इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का उपयोग किया जाता है इंटरनेट पर वेब पेज स्थानांतरित करने के लिए। जैसे आपने इंटरनेट चलाया, आपने इंटरनेट चलाने के लिए सबसे पहले आपको वेब ब्राउजर खोलना पड़ेगा। वेब ब्राउजर पे मान लो आपने टाइप किया है rpsc.com। जैसे आपने rpsc.com टाइप किया, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको कहीं ना कहीं आरपीएससी का सर्वर बना है जहां पे ये वेबसाइट होगी। आप जो भी सर्च करना चाहते हो, मान लो आप रिजल्ट सर्च करना चाहते हो, सिलेबस सर्च करना चाहते हो, तो ये वहां पे एक रिक्वेस्ट जाएगी आरपीएससी के सर्वर पर। उस सर्वर से जो भी आप पेज सर्च करना चाहते हो वो आपके फोन या लैपटॉप पे दिखाई देगा। ये वेब पेज ट्रांसफर करने का काम कौन सा प्रोटोकॉल करता है, एचटीटीपी। आजकल इसका एडवांस वर्जन भी आ गया जिसका नाम है HTTPS। एस का मतलब है सिक्योर। इन दोनों प्रोटोकॉल में से सबसे ज्यादा सिक्योर कौन सा है, HTTPS। आजकल जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है HTTPS। दोनों का काम क्या है, यहां पे मैं HTTP और HTTPS भी लिख देता हूं। इन दोनों प्रोटोकॉल का काम है किसी भी इंटरनेट पर वेब पेज स्थानांतरित करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, ई बैंकिंग सेवाओं में एनईएफटी का मतलब क्या है। एनईएफटी का मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, वीपीएन का मुख्य उद्देश्य क्या है। वीपीएन का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट पर सुरक्षित संचार प्रदान करना। और वीपीएन की फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन की फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और इसका मुख्य काम क्या है, इंटरनेट पर सुरक्षित संचार प्रदान करना, यह वीपीएन का काम है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार है। ई कॉमर्स का मतलब होता है कि आजकल जितनी भी वेबसाइट बनी है, जैसे अमेजन बनी है, फ्लिपकार्ट बनी है, मिंत्रा बनी है, जितनी भी वेबसाइट बनी है उन पे ई कॉमर्स होता है। और ई कॉमर्स 4 टाइप का होता है, ये चारों प्रकार है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखो यहाँ पे बी लिखा है, बी का मतलब होता है बिजनेस। बी का मतलब होता है बिजनेस। और सी का मतलब होता है कंज्यूमर। सी का मतलब होता है कंज्यूमर। तो बी टू बी का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। बी टू सी का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर। सी टू सी का मतलब है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और सी टू बी का मतलब है कंज्यूमर टू बिजनेस। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा था। आजकल जो भी आपको इंटरनेट मिल रही है, आजकल तो बहुत सारी कंपनियां जैसे जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया, जितनी भी बहुत सारी कंपनियां, लेकिन जो भारत की पहली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी उसका नाम था VSNL। इसका मतलब है विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड। और इसने 15 अगस्त 1995 को भारत में पहली बार इंटरनेट सेवा प्रदान की थी। तो ये सवाल पूछ सकते हैं आपको, भारत का पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा था, उसका नाम था VSNL। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की स्विचिंग तकनीक का उपयोग करता है। तो इंटरनेट पैकेट स्विचिंग तकनीक का उपयोग करता है। बहुत सारी स्विचिंग तकनीक होती है जिसमें इंटरनेट कौन सी स्विचिंग तकनीक का उपयोग करता है, पैकेट स्विचिंग का। पैकेट स्विचिंग से ये मतलब है, मान लो आप इंटरनेट पे आपको कोई डेटा भेजना है या फिर कोई भी एक बड़ा वीडियो है, ये मान लो आपके पास बड़ा वीडियो है जिसको आप इंटरनेट पे भेजना चाहते हो, तो इंटरनेट में क्या होगा, पैकेट स्विचिंग में सबसे पहले इस वीडियो के छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाएगा और प्रत्येक भाग को पैकेट बोला जाता है। पूरा वीडियो एक साथ नहीं जाएगा, पैकेट के रूप में एक साथ जाएगा, कि अलग अलग पैकेट एक साथ जा रहे हैं, उसको बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वायर ट्रांसमिशन मीडियम है। वायर ट्रांसमिशन मीडियम में उससे पहले ये समझो
मान लो आपके पास कोई भी दो डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, ये दूसरी डिवाइस है, ये लैपटॉप, कंप्यूटर या फोन कुछ भी हो सकता है। इन दोनों डिवाइसों को कनेक्ट करने के आपके पास दो तरीके हैं। इन दोनों के कनेक्शन को बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। इन दोनों के कनेक्शन को बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। इसके दो ही तरीके हैं, पहला है वायर्ड और दूसरा है वायरलेस। इसको ऐसे समझो, मान लो आज से 8-10 साल पहले आप लोग अपने फोन को कैसे कनेक्ट करते थे, आपको हेडफोन सुनने होते तो आप कैसे कनेक्ट करते थे उसको, उसमें एक केबल आती होती थी और केबल को आप कनेक्ट कर लेते अपने फोन में और फिर गाने सुनते थे। आजकल जो हेडफोन है वो ब्लूटूथ आ रहे हैं, वो वाले ब्लूटूथ आ रहे हैं जिनमें ब्लूटूथ होता है, वायरलेस से कनेक्ट होते हैं। उसी तरीके से कोई भी दो डिवाइस को कनेक्ट करने के दो ही तरीके हैं, पहला है वायर्ड और दूसरा है वायरलेस। वायर्ड भी 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप है वायर्ड के भी, और वायरलेस के भी कितने टाइप है, 3 टाइप है, तो अपन देखेंगे अभी इसमें। देखो इनमें से वायर ट्रांसमिशन मीडिया, वायर ट्रांसमिशन मीडिया के 3 है। पहला है जिसको ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं, दूसरा है कोएक्सियल केबल और तीसरी है ऑप्टिकल फाइबर। इन तीनों में सबसे तेज कौन की स्पीड किसकी रहती है, ऑप्टिकल फाइबर की रहती है। और इनमें सबसे धीमा कौन सा है, ये वाला है। तो आपको पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया का एक प्रकार है, तो ये तीनों हैं वो ट्रांसमिशन मीडिया के प्रकार है, जिनमें सबसे तेज कौन सा है, ऑप्टिकल फाइबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वायरलेस, दो तरीके के ट्रांसमिशन मीडिया बताए थे, दो डिवाइसों को जोड़ने के दो तरीके हो सकते हैं, पहला तार से जोड़ दो, दूसरा बिना तार के जोड़ो। तो बिना तार के जोड़ने के कौन कौन से तरीके हैं, उपरोक्त तो तीनों हैं वो इसमें आते हैं। देखो अवरक्त तरंगें क्या है, जैसे आप रिमोट से कोई भी चीज को कंट्रोल कर रहे हो, जैसे आपका टीवी रिमोट से कंट्रोल है, तो आप इसमें कौन सी तरंगें आ रही है, इसमें अवरक्त तरंगों का यूज हो रहा है। दूसरा है माइक्रो तरंगें, ये सैटेलाइट में यूज होती है, ये सैटेलाइट में यूज होती है। और तीसरा है रेडियो तरंगें, आप टीवी देख रहे हो, किस तरह की वेव्स के थ्रू आपके पास सिग्नल आ रहे हैं, वो है रेडियो तरंगें। अगला क्वेश्चन, हैकर्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये देखो कि हैकर्स बोलते किसे हैं। मान लो आपके फोन इंटरनेट से कनेक्ट है, या फिर आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके बिना परमिशन के आपकी उसको फोन को या कंप्यूटर को एक्सेस करने लग जाते हैं, उसमें जो भी जरूरी सूचनाएं हैं उनको वो प्राप्त कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हैकर्स। जैसे आजकल किसी को बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि मेरा फोन हैक हो गया, किसी के पैसे निकल जाते हैं, वो होते हैं हैकर्स। हैकर्स मेनली 3 प्रकार के होते हैं, ब्लैक हैकर्स, व्हाइट हैकर्स, ग्रे हैकर्स। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। 3 प्रकार के हैकर्स होते हैं। हेड का मतलब होता है टोपी। ब्लैक हैकर्स वो लोग होते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ये लोग अपने लिए काम करते हैं, उनका धंधा ही रहता है, ये बिजनेस रहता है कि वो उनका काम ही यही है कि लोगों के फोन हैक करना है या फिर कोई वेबसाइट हैक करना और वहां से जो भी जरूरी जानकारी है उसको प्राप्त करना। व्हाइट हैकर्स वो होते हैं कि वो जो सही काम करते हैं, ये बुरे काम करते हैं। व्हाइट हैकर्स वो होते हैं जो कि सही काम करते हैं। सही काम का मतलब है जैसे गवर्नमेंट ने कोई वेबसाइट बनाई है और उसमें कुछ कमी रह गई, तो व्हाइट हैकर्स उसको गवर्नमेंट को सूचित कर देते हैं कि ये आपकी वेबसाइट में इस तरह की कमी है, आप उसको दूर करो। और तीसरे होते हैं ग्रे हैकर्स। इनका काम दोनों का मिक्स होता है, कभी कभी इनके डिपेंड करता है कि कभी वो व्हाइट हैकर्स की तरह काम करते हैं और कभी ब्लैक हैकर्स की तरह काम करते हैं। मतलब कभी अच्छे काम भी करेंगे, कभी बुरे काम भी करेंगे। व्हाइट हैकर्स क्या करते हैं, अच्छे काम करते हैं, और ये दोनों क्या है, अच्छे प्लस बुरे दोनों काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, ईमेल पते का सही प्रारूप है। आपने ईमेल देखा होगा, तो ईमेल के पते में देखो सबसे पहले चीज, कोई भी ईमेल होगा उसमें सबसे पहले बीच में आएगा @ और उससे पहले आएगा जिसको बोलते हैं यूजर नेम, को बोलते हैं यूजर का नाम, और जो @ के बाद में आएगी उसको बोलते हैं डोमेन। ये क्या रहेगा, डोमेन का नाम रहेगा। और @ क्या करेगा, यूजर के नाम को और डोमेन के नाम को दोनों को जोड़ेगा। तो सबसे खास बात यह है कि कोई भी यूजर का नाम होगा उसमें कोई भी व्हाइट स्पेस नहीं आएगा। व्हाइट स्पेस का मतलब है खाली जगह नहीं आएगी। मतलब आप ऐसा नहीं लिख सकते, किसी की आईडी है मान लो एप्पल, फिर लिखा है मैंने बॉय, फिर है @gmail.com, तो ये स्पेस है वो नहीं आना चाहिए। तो देखो इनमें कौन कौन सी, इनमें से कौन सा प्रारूप सही है। सबसे पहला ABC, इसमें @ नहीं है तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे @ मिसिंग है, यहाँ पे @ होना चाहिए था। दूसरा, यहाँ पे एक वाइट स्पेस है, खाली जगह है, तो इससे ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट में देखो, इसमें जो है डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम यहाँ पे आना चाहिए था और यूजर नेम यहाँ पे आना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। तो सबसे सही आईडी कौन सी है, abcdef@gmail.com। ईमेल के लिए सबसे आपको जरूरी चीज ये ध्यान रखनी है कि ईमेल के पते में @ आएगा। जो पहले चीज आती है @ उसको यूजर नेम बोला जाता है, और @ के बाद में की चीज को डोमेन नेम बोला जाता है। अगला देखो, जब भी आपको मेल भेजना है तो मेल भेजने के लिए आपको, जैसे आपने जीमेल किया तो कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, आपको कंपोज ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से किस ऑप्शन को क्लिक करने पे आप नया ईमेल भेज सकते हो। तो आपको ईमेल भेजने के लिए कौन से ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा, कंपोज ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। और ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, आपका जीमेल ऐसे दिखेगा। इनबॉक्स में वो मेल आएंगे जो आपको प्राप्त होते हैं,
उसके बाद में स्टार्ट का मतलब किसी भी मेल को आपने, यदि आपने स्टार मार्क लगा दिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे के सारे मेल इसमें आ जाएंगे। सेंड में वो मेल आएंगे जो आपने भेजे हैं। ड्राफ्ट में कोई आपने मेल भेजा और बीच में आप रुक गए हो या फिर कोई और काम करना लग गए हो या फिर जीमेल को बंद कर दिया, तो वो सारे के सारे किस में आएंगे, ड्राफ्ट में आएंगे। अब देखो, जैसे ही आपने जीमेल खोला, आपको किसी को मेल खोला, तो सबसे पहले टू आएगा। टू वो उसका एड्रेस आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, एड्रेस रहेगा। किसका एड्रेस रहेगा, जिसको मेल भेजना चाहते हो, जिसको मेल भेजना है उसका एड्रेस रहेगा। उसके बाद में सीसी लिखा है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। आपको याद रखना, एग्जाम में बहुत बार ये पूछ लेते हैं कि सीसी की फुल फॉर्म क्या है। दूसरा है बीसीसी। बीसीसी का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब देखो दोनों में फर्क देखो क्या है। सीसी का ये मतलब हुआ, मान लो किसी एक आदमी को आपको मेल भेजना है, लेकिन दो तीन लोगों को और पता होना चाहिए कि ये मेल इस आदमी को गया है, तो जिसको मेल भेजना है उसको तो यहाँ पे रखोगे, और वो लोग जिनको ये जानकारी होनी चाहिए कि उसको ये मेल गया है, उन सबकी जानकारी यहाँ पे आप रखोगे, उनका मेल एड्रेस आप यहाँ पे रखोगे। तो जैसे इसके पास मेल पहुंचेगा, इसको भी पता चल जाएगा कि इस बंदे ने मेल भेजा है और बाकी लोग दो तीन लोग हैं जिनको भी ये मेल गया है। बीसीसी में ये रहता है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मान लो आपको 1000 लोगों को या फिर 500 लोगों को मेल भेजना है, जैसे दिवाली या फिर होली या फिर ईद पे अपन जितने भी मेल कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज को मिलते हैं, वो बीसीसी के थ्रू भेजे जाते हैं। उनको लगता है ऐसा, इस बीसीसी में जो भी मेल भेजेगा उसको पता नहीं लगेगा कि ये मेल बाकी किन लोगों को पहुंचा है। तो बीसीसी की फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना रहता है, फिर यहाँ पे आपको जो भी मेल लिखना है वो मेल लिखना होता है। उसके बाद में देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं पेपर क्लिप। इसका मतलब होता है अटैचमेंट। मान लो आप अपने जो भी मेल है उसमें वीडियो अटैच करना चाहते हो, कोई फाइल अटैच करना चाहते हो, तो उसके लिए इस ऑप्शन को यूज में करते हैं। इस ऑप्शन का मतलब है, यदि आप कोई भी लिंक इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे किसी वेबसाइट का लिंक, तो यहाँ से कर सकते हो। ये इमोजी है, ये है ड्राइव। जैसे आप गूगल ड्राइव पे आपके पास कोई डेटा है, वहां से आप फाइल उठाना चाहते हो, तो इस ऑप्शन पे जाना पड़ता है। इसका मतलब है, यदि आप कोई फोटो इंसर्ट करना चाहते हो, इसका मतलब है कॉन्फिडेंशियल मेल। यदि आप अगले आदमी को मेल भेजे और ऐसा हो कि वो फिर ना तो मेल को डाउनलोड कर सकता है, ना किसी को फॉरवर्ड कर सकता है, ना कॉपी कर सकता है, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। इसका मतलब होता है सिग्नेचर। यदि आप सिग्नेचर ऐड करना चाहते हो अपनी भी मेल में, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आई होगी आज की क्लास, और अगली क्लास एक नए टॉपिक पे होगी। कम से कम 25-30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। धन्यवाद।